नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जो भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल थे वहाँ वो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड कैनिंग तक हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम इनके बारे में इसने बहावी आंदोलन का दमन किया और ये इसका शासनकाल था जो लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास ही था, 1862 से 1863 ईस्वी तक। और 1863 में इसने धर्मशाला, जिसकी मृत्यु हो गई थी धर्मशाला में, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां इसकी मृत्यु हो गई। अगले जो वायसराय थे लॉर्ड लॉरेंस, 1864 से 1869। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य का पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत और एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। इसके बाद फिर आते हैं लॉर्ड मेयो, जिनका कार्यकाल था 1869 से 1862 ईस्वी तक। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। इसने भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में कितने करवाई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई, जो कि ये स्वेज नहर आपका इसमें चित्र लगाया गया है, ये स्वेज नहर आपको दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन, जो कि इनका भाग 1 है। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे। उपन्यासकार के साथ निबंध लेखक एवं साहित्यकार भी थे। साहित्यावकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की, जिसमें 1 जनवरी 1870 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी, जो कि विक्टोरिया, को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जो कि यहाँ का लगा हुआ 1877 में दिल्ली दरबार, जो कि क्वीन विक्टोरिया ऑफ द प्रोक्लोमेशन। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन जो थे, मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून में प्रावधान था। अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उस प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। इसमें पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 में ईस्वी को भारतीय शास्त्र
भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं को में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई थी और 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया और इसने और घटा दी, 21 से फिर 19 कर दी। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी जो कि अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ा करके फिर इसने 21 वर्ष कर दिया और इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1862 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर के अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। भारत में पहली जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों को प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इससे छूट गया। लॉर्ड रिपन का भाग 2 पढ़ते हैं। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया। यह एक्ट चाय, कॉफी, नील की खेती पर लागू नहीं था। बाकी अन्य फैक्ट्रियों में जो अन्य कारखाने हैं वहां पर यह नियम लागू था कि जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको काम करने पर प्रतिबंध, काम नहीं करने दिया गया और जो 7 से 12 वर्ष के श्रमिक थे या जो 7 से 12 वर्ष के मजदूर थे उनको 9 घंटे से अधिक कार्य करने के लिए मना कर दिया कि 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकते। अब तो ऐसा कानून है कि 18 वर्ष की आयु से पहले आप किसी कारखाने में काम ही नहीं कर सकते। जो जिन मजदूर हैं वो नहीं काम कर सकते। 3 फरवरी 1862 में रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसमें यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 की ईस्वी के बीच। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। इसी समय बंगाल टेंडेंसी एक्ट, अवध टेंडेंसी एक्ट तथा पंजाब टेंडेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। भारत और अफगान के मध्य सीमा रेखा, डूरंड रेखा जो है, का निर्धारण इसी समय हुआ। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। फिर आते हैं
लॉर्ड एल्गिन द्वितीय भारत को तलवार के बल पर विहित किया और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। 1899 में कर्नल दयाल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया गया। फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन। फिर 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और बपत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। इसके शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम बनाया गया। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मार्किफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। उसके बाद 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसमें सर एंटनी मैक डोनेल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया गया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 में कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर 1 रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसलिए कृषि बैंक भी खुलवाए, जिसमें से कृषि जो किसान लोग होते हैं उसमें से कुछ परसेंट ब्याज के हिसाब से अपना कर्ज ले सकते हैं खेती के लिए। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद लॉर्ड कर्जन का तृतीय पार्ट भी है, जिसमें लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल में दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया है। बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया है, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा था पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका था और पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन के प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद आते हैं फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1905 से 1910 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके समय में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। समाचार पत्रों पर अधिनियम प्रेस एक्ट और 1908 पारित हुआ। 1908 को गिरफ्तारी और एवं 6 वर्ष की सजा हुई। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी और 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था माले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके शासन में ब्रिटेन के राजा
जॉर्ज पंचम भारत आए और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगर पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसी के समय गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 एवं 1911 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया और 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें से मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज महिला, वसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार कर दिया गया। इसमें से 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष की सजा मिली। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। उसके बाद आते हैं जेम्स फोर्ड। 1916 से 1921 ईस्वी तक कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई। इसी के काल में ही 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड अमृतसर, जो कि अमृतसर में पड़ता है, वहां पर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। 8 अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय MN रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन किया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रीनी। 1921 में मोबला विद्रोह हुआ। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इसी दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद ही गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन था उसने वापस ले लिया और 1922 में ही इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 23 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में इस दल का मध्य प्रांत एवं बंगाल को पूर्ण बहुमत मिला। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था और 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। वायसराय भवन में रहने वाला, जो कि अब वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे जो कि राष्ट्रपति भवन में रहते थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। इस भवन का वास्तुकार
सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। अगर पूछ लिया जाए कि जो पहले जो राष्ट्रपति भवन में निवास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। और इस राष्ट्रपति भवन का निर्माण करने में कितने वर्ष लगे थे? 17 वर्ष लगे थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। इसके जो वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। आगे चलते हैं लॉर्ड विलिंगटन। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी जी ने 3 फरवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैम्जे मैकडोनाल्ड के ने विवादास्पद सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा और दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ, पूना समझौता किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। फिर 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिनलिथगो भाग 1। इसके समय में ही पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों, एक बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत और 8 प्रांत, 8 असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों में सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई और 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई और इस प्रस्ताव को प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजालुल हक ने प्रस्तुत किया। खलीकुज़्ज़मा ने उसका समर्थन किया था। फिर 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। इसमें मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। फिर आते हैं लॉर्ड वेवेल। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेवेल 14 जुलाई 1945 को गोलमेज सम्मेलन के विफलता की घोषणा की। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला।
केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को मत 91.3% मत मिले थे। मुस्लिम सीट मिले और मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। लीग को बंगाल और सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकारें बनी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों को हाथ में दे लेंगे, यानी कि भारत को पूर्ण रूप से 48 तक स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई। इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान ने 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। अगर पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसको लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। इसके बाद फिर हम अपने जो क्वेश्चन लेके आए हैं क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके जो आज हमने पढ़ाया उसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम इस सीरीज में करवाएंगे। हालांकि पिछली सीरीज में हमने नहीं करवाया था, उसके पूरे सवाल इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सहायक संधि प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। स्थायी बंदोबस्त 1793 किसने लागू किया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया सवाल है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मेयो। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मैकाले का मिनट किसके कार्यकाल में आया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतीय दंड संहिता आईबीसी कब लागू हुई और किसके कार्यकाल में हुई? कि कब लागू की गई और देखो कब लागू की गई, 1858 या लॉर्ड कैनिंग के समय, 1860 लॉर्ड कैनिंग के समय, 1861 लॉर्ड एल्गिन के समय, 1856 लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा 1860 लॉर्ड कैनिंग के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथगो। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 का भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा लागू हुआ? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथगो। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। साइमन कमीशन 1927 में किस वायसराय के समय भारत आया? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड रीडिंग,
लॉर्ड वेवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता किस वायसराय से संबंधित है? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चम्सफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड इरविन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। अब अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अब अगले सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर सवाल पे, फॉरवर्ड पॉलिसी किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया सवाल है। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा भारत में आयोजित करने का निर्णय किस समय लिया गया था? लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड बिट्टो के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय। जो आईसीएस परीक्षा जो अब यूपीएससी सीएससी है, जो आईएएस आईपीएस बनाती है, उसकी परीक्षा इस लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। शिमला सम्मेलन 1945 किस वायसराय द्वारा बुलाया गया था? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। भारत में दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1843 किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। तो चलिए दोस्तों, अब यही अपना ये वीडियो खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।